नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बी एच डांगरा स्वागत करता हूं आपका सोलो अप के इस नए वीडियो लेक्चर में। यहाँ मिलता है आपको हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल विधि के साथ और स्टेप बाय स्टेप। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 4 प्रश्नावली 4.2, जिसमें हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण को हल करना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये पहला सवाल है, इसका x वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। ये जो वर्ग समीकरण है इसके मूल ज्ञात करना है, मतलब ये जो x है इसके मान ज्ञात करना है। x के मानों को ही इस द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं, और वो कौन सी विधि से हमें हल करना है? गुणनखंड विधि से। तो चलिए हल करते हैं। एक बार समीकरण को ऐसा कैसा लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ x वर्ग का गुणांक कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है 1। इस 1 का गुणा हम 10 में करेंगे। यहाँ जो 1 है इस 1 का गुणा 10 में करेंगे। जैसे वर्ग समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है या मानक रूप क्या होता है? ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। तो जो a है उसका गुणा हम c में करते हैं, a और c का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर a कितना है? 1, और c कितना है? 10। तो 1 का गुणा 10 में कर रहे हैं, तो 1 का गुणा जब 10 में करते हैं तो कितना होता है? 1 गुणित 10 बराबर 10। अब इसके बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करना है हमें कि जिनका गुणा करें तो 10 आए और जोड़े हटाएं तो 3 आए। अब देखो 10 कौन से बारे में आता है? एक तो 1 में ही आता है। 1 गुणित 10 बराबर 10। तो 10 और 1 को जोड़ो 11। क्या 11 चाहिए हमें? नहीं चाहिए। 10 में से 1 घटाओ 9। क्या 9 चाहिए? नहीं चाहिए। तो ये काम नहीं कर रहा। और 10 कौन से बारे में आता है? 2 में भी आता है। 2 पंजी 10। 5 और 2 को जोड़ो 7 चाहिए क्या? नहीं चाहिए। 5 में से 2 को घटाओ 3। 3 चाहिए क्या? हाँ चाहिए। ये हमें एक काम का है। अब क्या करेंगे इसमें? यहाँ ऋण 3 चाहिए, तो 5 में से 2 घटाएंगे या 2 में से 5 घटाएंगे? तो हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो ऋण आएगा। तो यहाँ हम 2 में से 5 को घटाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण, और 5 में से 2 को घटाओ तो कितना आएगा? 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? x वर्ग धन 2x ऋण 5x ऋण 10 बराबर 0। तो ये बीच वाले पद को हमने दो भागों में तोड़ दिया। इसको ऋण 3x को क्या लिखा? 2x ऋण 5x। ठीक है, अब आगे हल करते हैं इसको। इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x। तो यहाँ x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा x के बाद 2 थी तो x बाहर आ गया तो x अंदर बच गया। ये x बाहर आया तो कितना बचा? 2। अब ऋण 5 और 10 कौन से पारे में आता है? 5 में, तो 5 कॉमन ले रहे। यहाँ कितना बचेगा? x। अब ऋण कॉमन लिया तो ये ऋण बदल जाएगा, ये चिन्ह जो है ये बदल जाता है। ये ऋण है तो क्या हो जाएगा? धन। 5 का बड़ा इतनी बार बोलो 10 आए। 5 दूनी 10 बराबर 0। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट वापस एक जैसा आ गए, मतलब जो ऊपर हमने हल किया है वो बिल्कुल सही किया है। अब इन दोनों को कॉमन ले लो तो x धन 2 दूसरे ब्रैकेट में x ऋण 5 बराबर 0। अब इन दो ब्रैकेट का गुणा कितना आ रहा है? 0। तो या तो ये 0 या ये 0, तो एक एक को 0 के बराबर लिख देंगे। तो लिखेंगे x धन 2 बराबर 0 और x ऋण 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा? ऋण 2 उधर जाएगा तो ऋण 2 हो जाएगा। तो x का मान आया ऋण 2 और x बराबर ये 5 उधर जाएगा तो धन का, तो x बराबर आया 5। यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर ऋण 2, 5। तो x के ये दो मान है, ये दोनों इस समीकरण के मूल है। नीचे लिखेंगे अतः दी गई वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण के मूल ऋण 2 और 5 है। ठीक है, तो ये गुणनखंड विधि है, इससे हमने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल, वर्ग समीकरण हमने दिए 2x वर्ग धन 1 से ऋण 6 बराबर 0।
इसके मूल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो एक बार ऐसा ही लिख लेते हैं, 2x वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0। अब किसका गुणा करेंगे? 2 का 6 में, तो 2 छंग 12, 2 छंग 12। तो गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 12, और जोड़े घटाएं तो यहाँ पर कितना है? x का गुणांक 1, तो जोड़े घटाएं तो 1 आना चाहिए, और गुणा करें तो 12 आना चाहिए। अब 12 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 1 में आता है, 1 का पहाड़ा 12 बार बोलते हैं तो 12 आता है। तो 12 और 1 13। क्या 13 चाहिए? नहीं चाहिए। 12 में से 1 घटाओ 11, क्या 11 चाहिए? नहीं चाहिए। तो ये काम का नहीं है। और 12 कौन से पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है, 2 छंग 12, 6 और 2 8। क्या 8 चाहिए? नहीं चाहिए। 6 में से 2 घटाओ 4, क्या 4 चाहिए? नहीं चाहिए। तो ये भी काम नहीं करेगा। और कौन से पहाड़े में आता है? 12, 3 के पहाड़े में, 3 चौक 12, 3 और 4 को जोड़ो 7, क्या 7 चाहिए? नहीं चाहिए। 4 में से 3 घटाओ 1, क्या 1 चाहिए? हाँ 1 चाहिए हमें, तो ये काम करेगा। क्या लिखेंगे? यहाँ धन का 1 चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? 4 ऋण 3 बराबर 1। ठीक है, तो बीच वाले पद को इसके अनुसार तोड़ लेंगे। क्या लिखेंगे? 2x वर्ग धन 4x ऋण 3x ऋण 6 बराबर 0। देखो 4x में से 3x जाएंगे तो 1x, इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन। यहाँ देखो कितना कॉमन आ रहा है? 2 और 4 में। 2 और 4 कौन सा पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़, तो 2 कॉमन। साथ में क्या कॉमन आ रहा है? x, x इसमें भी, x इसमें भी, तो 2x कॉमन। अब 2 बाहर आ गया, x की घात 2 में से 1x बाहर, तो 1x अंदर। 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलो 4 आए, तो 2 दूनी 4, x तो बाहर आ गया। ऋण 3 और 6 कौन से पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में, तो 3 कॉमन। बचा कितना? x। जब ऋण कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये ऋण है तो ये क्या हो जाएगा? धन। 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलो 6 है, 3 दूनी 6 बराबर 0। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, मतलब ऊपर जो हमने हल किया वो बिल्कुल सही है। इन दोनों को फिर से कॉमन ले लो, x धन 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? 2x ऋण 3, 2x ऋण 3 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 या ये 0। तो क्या लिखेंगे? x धन 2 बराबर 0 और 2x ऋण 3 बराबर 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? x बराबर, ये 2 उधर जाएगा तो ऋण 2, और 2x बराबर 3 उधर गया तो धन का हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 और 2 बटे में, तो 3/2। क्या लिखेंगे? अतः दी गई वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण के मूल ऋण 2 और 3/2 है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न इस प्रकार हल हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 1 का तीसरा सवाल क्या दिया है? √2 x वर्ग धन 7x धन 5 √2 बराबर 0 द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है हमें। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो यहाँ लिखते हैं हल। एक बार जो द्विघात समीकरण दी उसको ऐसा ही लिख लेते हैं, √2 x वर्ग धन 7x धन 5 √2 बराबर 0। क्या करेंगे? इस a का गुणा c में करेंगे, मतलब √2 का 5 √2 में, तो √2 का गुणा हम करेंगे 5 √2 में। तो देखो कितना आएगा? ये तो 5 और √2 का √2 में, तो कितना हो जाएगा? 2। तो 5 दूनी 10, मतलब गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 10, और जोड़ें घटाएं तो 7 आना चाहिए। तो देखो 10 कौन से पहाड़े में आता है? एक तो 1 में ही आता है, 1 का पहाड़ा 10 बार बोलते हैं तो 10, 10 और 1 11। क्या 11 चाहिए? नहीं चाहिए। 10 में से 1 घटाओ तो 9, क्या 9 चाहिए? नहीं चाहिए। फिर और 10 कौन से पहाड़े में आता है? 2 में आता है, 2 5 10, 2 और 5 को जोड़ो 7, क्या 7 चाहिए? हाँ 7 चाहिए। तो ये काम करेगा। क्या लिखेंगे हम? 2 धन 5 बराबर 7। तो 7 की जगह लिख देंगे 2 धन 5 लिखते हैं। ये √2 x वर्ग ऐसा कैसा, यहाँ कितना लिख दें? 2x धन 5x धन 5 √2 बराबर 0। ठीक है, अब इन दो में से कॉमन,
इन दो में से कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है पहले देखते हैं, एक बार और लिख लेते हैं। अंडर रूट 2 एक्स वर्ग धन 2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करते हैं तो 2 आता है, तो 2 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 2 गुणित अंडर रूट 2। तो यहाँ 2 के स्थान पर मैंने लिख दिया अंडर रूट 2 गुणित अंडर रूट 2 एक्स धन 5x धन 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 2 यहाँ पर भी, अंडर रूट 2 यहाँ पर भी, तो एक तो अंडर रूट 2 कॉमन आया और क्या कॉमन, एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी, तो एक्स भी कॉमन आया। अब बचा कितना, अंडर रूट 2 बाहर आ गया, एक्स की घात 2 में से एक एक्स बाहर, तो एक एक्स अंदर, अंडर रूट 2 बाहर एक्स बाहर, तो क्या बचा अंडर रूट 2 धन इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 5 इसमें भी 5 इसमें भी, तो 5 कॉमन, यहाँ कितना बचा एक्स धन 5 तो बाहर आ गया, बचा कितना अंडर रूट 2 बराबर 0। देखो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, इसका मतलब जो हमने ऊपर हल किया वो बिल्कुल सही किया। ये दोनों वापस कॉमन आ जाएंगे, एक्स धन अंडर रूट 2 दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 2 एक्स धन 5 बराबर 0। इन दोनों का गुणा 0 आ रहा है, मतलब या तो ये 0 है या ये 0, हम दोनों को 0 को बराबर लिख देते हैं। तो एक्स धन अंडर रूट 2 बराबर 0 और अंडर रूट 2 एक्स धन 5 बराबर 0। अंडर रूट 2 उधर जाएगा, इधर धन का है तो उधर ऋण का, तो एक्स बराबर ऋण अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 एक्स बराबर 5 उधर गया तो ऋण का। अब x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 5 और बटे में अंडर रूट 2, क्या लिखेंगे, अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल ऋण अंडर रूट 2 और ऋण 5 बटे अंडर रूट 2 है। ठीक है, तो ये इस वर्ग समीकरण के मूल निकल गए। अब हल करते हैं अगला सवाल। देखिए प्रश्न नंबर 1 का चौथा सवाल क्या दिया है, 2x वर्ग ऋण x धन 1/8 बराबर 0। ये जो वर्ग समीकरण है इसके मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो यहाँ लिखते हैं हल, जो समीकरण दी उसको एक बार ऐसा ही लिखते थे, 2x वर्ग ऋण x धन 1/8 बराबर 0। अब ये 8 जो नीचे है इसको हटाना है, तो इसका गुना इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो और इसमें भी कर दो, तो यहाँ से 8 हट जाए, तो 8 का 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16 एक्स वर्ग ऋण 8 का x में करेंगे तो 8x धन 1 बराबर 8 का 0 में करेंगे तो 0। ठीक है, अब ये वर्ग समीकरण का मानक रूप हो गया। अब इसका गुणा इसमें करते हैं, 16 का गुणा 1 में, तो 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 एकम 16, मतलब गुणा करें तो 16 आना चाहिए और जोड़ें घटाएं तो 8 आना चाहिए। देखो 16 कौन से पाड़े में आता है, एक तो 1 में ही आता है, 1 का पाड़ा 16 बार बोलते हैं तो 16 आता है, 16 और 1 17, 17 नहीं चाहिए, 16 में से घटाओ 15, 15 नहीं चाहिए, ये काम नहीं कर रहा है। और 16 कौन से पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में, 2 8 16, 2 और 8 का गुणा करते हैं 16 आता है, 8 और 2 10 नहीं चाहिए, 8 में 2 गया 6 नहीं चाहिए, ये भी काम नहीं कर रहा है। और 16 कौन से पाड़े में आता है, 4 में, 4 चौक 16, 4 का गुणा 4 में करते हैं तो 16 और 4 जोड़ो तो कितना आएगा 8। ठीक है, ये काम करेगा। 8 कैसा चाहिए हमको, ऋण में, तो इनको कैसे लिखेंगे, तो ऋण 4 बराबर ऋण 8, तो ऋण 8 को कैसा लिखना पड़ेगा, ऋण 4 यहाँ पर लिख देते हैं 16 x की घात 2 ऋण 4, साथ में x है तो x लिखेंगे, फिर ऋण 4 फिर x धन 1 बराबर 0। इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन, 16 और 4 कौन से पाड़े में आता है, 4 के पाड़े में, साथ में x दोनों में तो x भी कॉमन, 4 का पाड़ा इतनी बार बोलो कि 16 है तो 4 चौक 16, साथ में x की घात 2 में से एक x बाहर तो एक x अंदर ऋण। अब 4 का पाड़ा इतनी बार बोलो 4 आए, 4 एकम 4 और ये x तो बाहर ऋण, 4 और 1 कौन से पाड़े में आता है, 1 के पाड़े में, तो 1 कॉमन, 1 का पाड़ा इतनी बार बोलो 4 आए तो 4 बार,
एक्स। अब यहाँ ऋण कॉमन लिया तो ये धन क्या हो जाएगा, ऋण। एक का बड़ा इतनी बार बोलो एक आ, एक एकम एक बराबर 0। अब यहाँ देखो ये 4x ऋण 1, 4x ऋण फिर से कॉमन, तो 4x ऋण 1 दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 4x ऋण 1 बराबर 0। इन दोनों ब्रैकेट का गुणा 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर है, तो हम लिख देंगे 4x ऋण 1 बराबर 0 और 4x ऋण 1 बराबर 0। तो 4x बराबर 1 और 4x बराबर 1, 4 बटे में चले जाएगा तो x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4। अब देखो इसमें दोनों मूल एक जैसे आए तो हम लिखेंगे अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल 1/4 और 1/4 है, मतलब दोनों मूल समान है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 4 के मूल आ गए। आगे के सवाल हल करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1 का 5वां सवाल क्या दिया है, 100x वर्ग ऋण 20x धन 1 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण के मूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो यहाँ लिखते हैं हल, जो समीकरण दी है वो लिख देते हैं। 100x वर्ग ऋण 20x धन 1 बराबर 0। अब इसका गुणा यहाँ पर करते हैं, तो 100 का गुणा 1 में, तो 100 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 100 गुणित 1 बराबर 100। मतलब गुणा करें तो 100 चाहिए और जोड़ें घटाएं तो 20। अब देखो 100 कौन से पारे में आता है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 10 गुणित 10, 10 धाम 100। 10 और 10 का गुणा करते हैं तो 100 आता है, और 10 और 10 जोड़ो तो कितना 20। तो 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 तो आता है, पर हमें कैसा चाहिए, ऋण का। तो यहाँ लिखेंगे ऋण 10 बराबर ऋण 20। ठीक है, इसको लिखते हैं 100x वर्ग ऋण 10x ऋण 10x धन 1 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 10, साथ में x। अब 10 का बड़ा इतनी बार बोलो कि 100 आए, तो 10 धाम 100, x वर्ग में से x बाहर तो x अंदर बचेगा। 10 का बड़ा इतनी बार बोलो 10 आए, 10 एकम 10 और x बाहर आ गया। 10 और 1 कौन से पाड़े में आता है, 1 के पाड़े में। अब 1 का पाड़ा इतनी बार बोलो कि 10 आए, तो कितनी बार, 10 बार बोलना पड़ेगा x। अब ऋण कॉमन तो यहाँ धन क्या हो जाएगा, ये ऋण। 1 का पाड़ा इतनी बार बोलो 1 आए, तो 1 बार बराबर 0। अब देखो 10x ऋण 1, 10x ऋण 1, ये फिर से कॉमन आ गया, 10x ऋण 1 दूसरे ब्रैकेट में 10x ऋण 1 बराबर 0। इन दोनों ब्रैकेट का गुणा 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है, तो हम दोनों को 0 के बराबर लिख देते हैं। 10x ऋण 1 बराबर 0 और 10x ऋण 1 बराबर 0। अब 10x बराबर 1 उधर गया तो धन का, और 10x 1 उधर गया तो धन का हो गया। 10 1 के बटे में चले जाएगा, तो x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10। तो इस समीकरण के भी दोनों मूल एक समान आए। नीचे क्या लिखेंगे, अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल 1/10 और 1/10 हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 1 के 5 सवाल कंप्लीट हुए। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में पहली समस्या क्या है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। देखो यहाँ पर क्या दिया है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45।
तो हम मान लेते हैं कि जॉन के पास x कंचे थे। माना कि आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे। ठीक है, हमने मान लिया कि आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे। अब यहाँ पर देखो दोनों के पास मिलाकर कितने थे? 43। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर कितने थे? 45। और हमने क्या मान लिया यहाँ पर कि आरंभ में जॉन के पास कितने थे? x। तो जॉन के पास जब x होंगे तो जीवंती के पास कितने, ये अभी अपने को मालूम नहीं है, बराबर 45। तो जीवंती के पास कितने होंगे? अब जीवंती के पास 45 और ये x इधर धन का उधर जाएगा तो ऋण का। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 ऋण x। दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे थे, उसमें से हमने मान लिए जॉन के पास x थे, तो जीवंती के पास कितने बचे? 45 में से x घटा दिए। अब मान लो कि जॉन के पास 10 थे, तो फिर जीवंती के पास कितने होंगे? 45 में से 10 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 35। तो जीवंती के पास 35 होंगे। ये एक उदाहरण से समझा है। अब हमने माना है कि जॉन के पास कितने x, तो जीवंती के पास अपने आप कितने हो गए? 45 ऋण x। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए जीवंती के पास कंचे होंगे कितने? 45 ऋण x। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या करते हैं? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब जॉन के पास x थे तो उसमें से उसने 5 कंचे खो दिए, तो कितने बचेंगे उसके पास? 5 कम हो जाएंगे तो 1 ऋण 5। ठीक है, जीवंती के पास कितने थे? 45 ऋण x, उसने भी 5 कंचे खो दिए, तो इसमें से 5 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 45 ऋण x ऋण 5। ये बचे जीवंती के पास और ये बचे जॉन के पास। फिर हमें दिया है अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 124। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। 1 ऋण 5 का गुणा इसमें करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। 1 ऋण 5, यहाँ कितना बचेगा? 45 में से 5 घटाओ तो 40। 40 ऋण x बराबर 124। अब इनका गुणा करते हैं, x का गुणा 40 में तो कितना आएगा? 40x ऋण x का गुणा x में तो x वर्ग ऋण 5 का 40 में तो 5 चौक 20 और एक 0 तो 200 ऋण ऋण धन 5 का गुणा x में तो 5x, ये 124 इधर ला तो ऋण 124 बराबर 0। एक बार फिर समझते हैं, x का गुणा किस में? 40 में तो कितना हो गया? 40x। फिर x का गुणा x में तो ऋण x वर्ग, फिर 5 का गुणा 40 में तो कितना होगा? 5 चौक 20, 200 और एक 0, ये 20 और एक 0। फिर 5 का गुणा x में तो ऋण ऋण धन 5 का x में तो 5x, 124 को इधर लाएं तो ऋण 124 बराबर 0। अब इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ऋण x वर्ग, x वाले देखो 40x और 5x, 40 ये और 5 ये कितने हो जाएंगे? 45, तो धन 45x। अब यहाँ कितना? ऋण 200 और ऋण 124, 200 और 100 300 तो 324 और ऋण 324 बराबर 0। अब ये ऋण दिक्कत दे रहा है तो इस पूरी समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं, मतलब ऋण कॉमन ले लिया और उधर दे दिया। चलो ऋण कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा? x वर्ग, ये ऋण हो जाएगा 45, ये धन हो जाएगा 324 बराबर 0। इस ऋण को 0 के उधर दे दिया तो खत्म हो गया। तो क्या बची अब समीकरण? x वर्ग ऋण 45x धन 324 बराबर 0। अब इस वर्ग समीकरण को हमें हल करना है। देखो यहाँ कितना है? एक का गुणा 324 में करेंगे तो गुणा करें तो 324 आना चाहिए और जोड़ें घटाएं तो कितना आना चाहिए? 45। अब देखो 324 कौन से पहाड़े में आता है? या 324 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, बचे कितना? 1।
तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं, 2 अठी 16, 2 एकम 2, फिर 3 से, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, तो 3 7 21, फिर 3 से 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ से अनुमान लगाओ कि ये गुणा करें तो 324 आना चाहिए, जोड़ें घटाएं तो 45 आना चाहिए। इनमें से 324 कौन सी संख्या का गुणा करने पर आ रहा है? अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 में 9 का गुणा करेंगे तो 324 आता है। 36 में 9 का गुणा करेंगे, 9 छंग 54 की 4, हासिल है 5, 9 तिया 27, 27 और 5, 27 और 5 कितने होंगे 32। तो 36 और 9 का गुणा करने पर कितना आ रहा है 324, और 36 और 9, 36 और 9 जोड़ेंगे तो 45। ठीक है, इसको हमने कैसे किया, ये अलग कर दिया और ये अलग, तो ये हो गया 36 और ये 9, और 36 और 9 का गुणा 36 गुणित 9 बराबर 324 और 9 धन 36 बराबर 45। ठीक है, अब इसको इसके हिसाब से गुणनखंड करते हैं। लिखेंगे x वर्ग ऋण 45 को क्या लिखेंगे, अभी दोनों धन के, हमें तो ऋण के चाहिए, तो ऋण 9 ऋण 36 बराबर ऋण 45। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 45 के स्थान पर ऋण 9x ऋण 36x धन 324 बराबर 0। अब इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, यहाँ क्या बचा x ऋण 9 ऋण 36 और 324 कौन से पारे में आएगा 36 में, तो यहाँ लिखेंगे 36, यहाँ बचा x और ऋण कॉमन लिया तो ये धन क्या हो जाएगा ऋण। अब 36 में 9 का गुणा करते हैं 324, तो 36 का पारा इतनी बार बोलो कि 324 आए तो कितनी बार बोलना पड़ेगा 9 बार, तो यहाँ लिख देंगे 9 बराबर 0। x ऋण 9 यहाँ पर भी, x ऋण 9 यहाँ पर भी, तो इन दोनों को फिर से कॉमन लेते हैं, x ऋण 9 दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x ऋण 36 बराबर 0। इन दोनों ब्रैकेट का गुणा 0 आ रहा है, मतलब या तो ये 0 है या ये 0, हम दोनों को 0 के बराबर लिख देते हैं। x ऋण 9 बराबर 0 और x ऋण 36 बराबर 0, तो x बराबर आया 9 और x बराबर आया 36। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, माना कि आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे, ये हमने माना, तो यहाँ तो x के 2 मान आए, तो या तो x जॉन के पास 9 कंचे होंगे या 36 कंचे होंगे। यहाँ पर दो स्थिति बनते हैं, जब x बराबर 9 तब जॉन के पास कंचे कितने होंगे, x माना तो x का मान 9 है तो 9, और जीवंती के पास कंचे बराबर 45 में से 9 घटा देंगे, 45 ऋण 9 तो बराबर 36। जब हमने x बराबर 9 माना तो जॉन के पास 9 कंचे होंगे और जीवंती के पास 36। जब x बराबर 36, जब x बराबर क्या लिया हमने 36, तब जॉन के पास कंचे कितने होंगे, x माना हमने, तो x का मान अभी कितना माना 36, तो कितने होंगे 36, और जीवंती के पास कंचे बराबर 45 ऋण 36, तो 45 में 36 जाएंगे तो 9 कंचे। ठीक है, तो ये इसमें दो स्थिति बनी, x के 2 मान आए 9 और 36, तो जब हमने 9 माना तो जॉन के पास 9 कंचे होंगे और जीवंती के पास 36, और जब हम x बराबर 36 मानेंगे तो जॉन के पास 36 कंचे होंगे और जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। इस प्रकार ये उदाहरण 1 का पहला सवाल कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 2 उदाहरण 1 का दूसरा सवाल,
एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब एक खिलौने की जो लागत है वो 55 में से उस दिन कितने खिलौने निर्मित किए गए, उन दोनों 55 में से उसको घटा देंगे तो एक खिलौने की लागत आ जाएगी। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहें। ठीक है, हल करते हैं इसको। माना कि उस दिन कुल निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि उस दिन कितने खिलौने बनाए गए, x। अब इसलिए प्रत्येक खिलौने की लागत कितना दिया, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो उस दिन कितने खिलौने बनाए गए, x। तो 55 में से x को घटा देंगे तो कितना आएगा, 55 ऋण x। ठीक है, हमने माना कि उस दिन x खिलौने बनाए गए तो प्रत्येक खिलौने की लागत कितनी आ गई, 55 में से x को घटा दिया। जितने खिलौने बनेंगे उतने 55 में से घटा देंगे तो वो प्रत्येक खिलौने की लागत आ जाएगी। अब यहाँ पर कितना दिया, एक दिन में कितनी निर्माण लागत कितनी थी, 750। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत कितनी थी हमें, 750। अब कुल निर्माण लागत कैसे निकलेगी, जितने खिलौने बनेंगे उतने गुणित एक खिलौने की लागत, तो इन दोनों का गुणनफल। तो यहाँ पर लिख देंगे x और 55 ऋण x बराबर 750। इसको हल कर लेते हैं। x का गुणा 55 में तो कितना, 55x ऋण x का गुणा x में तो कितना आएगा, x वर्ग। 750 को इधर लिया तो 750 ऋण में हो जाएगा बराबर 0। इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, ऋण x वर्ग धन 55x ऋण 750 बराबर 0। ये ऋण दिक्कत दे रहा है तो इसको हटा देते हैं, तो पूरी समीकरण के चिन्ह बदल दो। तो क्या होगा, x वर्ग ऋण 55x ये धन हो जाएगा, 750 बराबर 0। ऋण का क्या हुआ, हमने ऋण कॉमन लिया और उस ऋण को उधर दे दिया तो इन सारे के चिन्ह बदल गए। अब ये वर्ग समीकरण बन गई, इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना है, एक का गुणा किस में करेंगे, 750 में। तो गुणा करें तो 750 आना चाहिए, जोड़े या घटाए तो 55 आना चाहिए। अब देखो 750 कौन से पाड़े में आता है, तो हम क्या करेंगे, 750 की अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 2 तिया 6 बचा 1, तो 2 सती 14 बचा 1, तो 2 पंजी 10। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचा कितना 1, तो 3 पंजी 15। फिर 5 से 5 दूनी 10 बचे 2, तो 25 पचम 25। फिर 5 से पचम 25। फिर 5 एकम 5। अब देखो इसमें 55 लाना है, कैसे आएगा 55, यहाँ देखो 2 तिया 6, 6 पंजा की 30, ये 30 हो रहा है और पचम 25, तो 30 और 25, ये 30 और ये 25 कितने हो जाएंगे 55। 2 तिया 6, 6 पंजा की 30 पचम 25। तो जब हम 25 और 30 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 750। 25 या 75 और 1 0 750। और हमें चाहिए ऋण 55, तो हम लिख देंगे ऋण 25 ऋण 30, तो बराबर हो जाएगा ऋण 55। ठीक है, तो हम इस प्रकार इसके गुणनखंड करें। क्या लिख देंगे,
एक्स के यहाँ दो तो ऐसा कैसा, 55 की जगह क्या लिखें, ऋण 25x ऋण 30x धन 750 बराबर 0। अब देखो इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, x, बचेगा कितना, x ऋण 25, x तो बाहर आ गया। अब 30 और 750 कौन से पाड़े में आएगा, 30 के पाड़े, तो हमने यहाँ से 30 कॉमन लिया, बचा कितना x। जब ऋण कॉमन लेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, धन है तो क्या हो जाएगा ऋण। अब 30 का पारा इतनी बार बोलो 750 आए तो कितनी बार बोलना पड़ेगा, 25 बार, तो यहाँ कितना आएगा 25 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए तो वापस कॉमन ले लो, x ऋण 25 और दूसरा ब्रैकेट होगा x ऋण 30 बराबर 0। तो x ऋण 25 बराबर 0 और x ऋण 30 बराबर 0। तो x बराबर 25 और x बराबर 30। ठीक है, तो x के दो मान आए, एक तो 25 और एक 30। अतः उस दिन निर्मित कुल खिलौने या तो 25 होंगे या 30 होंगे। ठीक है, तो ये इस समस्या का हल है। उस दिन निर्मित कुल खिलौने या तो 25 होंगे या 30 होंगे, 25 भी हो सकते हैं और 30 भी हो सकते हैं। देखिए प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की संभावना है इसकी। यह लिखते हैं हल। माना कि दो संख्याएं x और, हम यहाँ पर देखो पहली हमने x मान ली, दूसरी क्या हो जाएगी, दोनों का योग कितना है 27, तो पहली जब हमने x मानी तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 27 में से पहली को घटा देंगे। मान लो पहली दो संख्याओं का योग 27 है, दोनों का जोड़ कितना है 27, यदि हम पहली 7 मानते हैं तो दूसरी कितनी होगी, 27 में 7 घटा देंगे तो 20। मतलब जो हम पहली मानेंगे तो दूसरी कौन सी आएगी, 27 में से जो पहली है उसको घटा देंगे, दूसरी कौन सी आ जाएगी 27 ऋण x। ठीक है, माना कि दो संख्याएं x और 27 ऋण x है। अब प्रश्नानुसार यहाँ पर देखो उनका गुणनफल कितना है 182, मतलब इन दोनों का गुणा करें तो कितना आएगा 182। तो x और 27 ऋण x का गुणनफल कितना आएगा 182। इसको हल कर लेते हैं, x का गुणा 27 में तो कितना 27x ऋण x का गुणा x में तो कितना आएगा x वर्ग ऋण 182 बराबर 0। इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, ऋण x वर्ग धन 27x ऋण 182 बराबर 0। ये ऋण दिक्कत दे रहा है तो पूरी समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं, मतलब ऋण कॉमन लेके 0 में दे देते हैं। तो क्या होगा x वर्ग ऋण 27x धन 182। जब शुरू में ऋण हो तो पूरी समीकरण के चिन्ह बदल देना चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी वर्ग समीकरण बन गई। अब यहाँ देखो, यहाँ एक का गुणा कितने में करेंगे 182, तो गुणा करें तो 182 आना चाहिए, जोड़े घटाएं तो 27 आना चाहिए। इसको हल कर लेते हैं, 182 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से, 2 9 18 2 एकम 2। ठीक है, अब 7 से, 7 एकम 7 बचे 2 तो 21, 7 तिया 21, फिर 13 13 एकम 13। तो यहाँ देखो ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, 14 और 13 को जोड़ो तो कितना आता है 27, और 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182। मतलब यहाँ हम लिख देंगे 14 गुणित 13 बराबर 182, और 27 काय में चाहिए हमको, ऋण में, तो यहाँ क्या लिखेंगे ऋण 14 ऋण 13 बराबर ऋण 27। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे x वर्ग, 27 की जगह क्या लिखें ऋण
14x ऋण 13x धन 182 बराबर 0। इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x। यहाँ लिखेंगे x वर्ग में से x बाहर आया तो x बचा, ऋण x बाहर तो कितना बचेगा? 14 ऋण 13, इन दोनों में से 13 कॉमन बचा कितना? x। अब 13 कॉमन ले लिए, ये चिन्ह क्या है? यहाँ धन, और बाहर हमने ऋण कॉमन लिया तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या होगा? ऋण। अब 13 का बड़ा इतनी बार बोलो कि 182 आए, तो 13 एकम 13, बचे कितने? 5, तो 52, तो 13 चौक 52 बराबर 0। अब x ऋण 14 यहाँ पर भी, x ऋण 14 यहाँ पर भी, तो x ऋण 14 कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना? x ऋण 13 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 है या ये 0, तो हम लिख देंगे x ऋण 14 बराबर 0 या x ऋण 13 बराबर 0। तो x बराबर, ये 14 उधर जाएंगे तो 14 या x बराबर 13। तो x के दो माना है, एक तो 14 और एक 13। तो जब x बराबर 14 तब संख्याएं क्या होगी? तब संख्याएं क्या मानी थी हमने? संख्याएं x और 27 ऋण x। तो पहली तो आ गई 14 और 27 ऋण 14 मतलब 13 होगी। और जब x बराबर 13 तब संख्याएं 13 और 27 माइनस 13 मतलब 14 होगी। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर तीसरा कंप्लीट हुआ। तो संख्याएं क्या आ गई? 14, 13 या 13, 14। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। लिखते हैं हल। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, अब पहला हमने x माना और क्रमागत है तो दूसरा उससे एक ज्यादा होगा, तो पूर्णांक x और x धन 1 है। ठीक है, पहला यदि 5 है तो दूसरा 5 धन 1 मतलब 6, पहला यदि 15 है तो दूसरा 15 धन 1 मतलब 16। तो ये धनात्मक है और क्रमागत है तो इसलिए ऐसा है। प्रश्नानुसार क्या लिखा है? जिनके वर्गों का योग 365 है। तीन दोनों के वर्गों का योग कितना है? 365। तो पहली संख्या का वर्ग x वर्ग धन दूसरी संख्या x धन 1 का वर्ग बराबर 365। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 365। प्रश्नानुसार हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। x वर्ग धन, इसको सूत्र से खोल देते हैं। कौन से सूत्र से? a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो यहाँ पर क्या है? x धन 1 का वर्ग, तो a कितना हो गया? x, और b कितना होगा? 1। तो जहाँ a आएगा वहाँ x और जब b आएगा वहाँ 1, तो a का वर्ग मतलब x वर्ग धन 2 गुणित a मतलब x और b मतलब 1 धन b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा? x वर्ग धन 2 एकम 2x धन 1 का वर्ग कितना? 1। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। x वर्ग धन 2x धन 1, 365 इधर आएगा तो ऋण 365 बराबर 0। अब एक x वर्ग और एक x वर्ग कितना हो जाएगा? 2x वर्ग धन 2x। अब बड़ी संख्या ऋण की, तो ऋण 365 में से 1 घटाओ तो 364 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो पूरी समीकरण में 2 से भाग जा रहा है तो हम लिख देंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। अब 2 से भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? x वर्ग, ये 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x
और 2 एकम 2 बचा, एक तो इधर हो गए 16, 2 अठी 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। अब ये वर्ग समीकरण बन गई, इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना है 1, तो गुणा करें तो कितना आना चाहिए 182, और जोड़ें घटाएं तो कितना आना चाहिए 1। ठीक है, 13 गुणित 14। अब 13 और 14 का गुणा करो तो 13 चौक 52 के 2 हासिल आई 5, 13 एकम 13 और 5 18। तो 13 और 14 का गुणा कर रहे हैं तो 182 आ रहा है, और 14 में से 13 घटा देंगे तो कितना आएगा 1। तो इसको इसके अनुसार लिख लेते हैं, कितना आएगा x वर्ग धन 1x की जगह क्या लिखेंगे 14x ऋण 13x। 14x में से 13x घटाएंगे तो 1x ऋण 182 बराबर 0। अब इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x। यहाँ कितना बचेगा x वर्ग में से x बाहर तो x अंदर, धन x बाहर तो कितना बचा 14 ऋण, यहाँ कितना कॉमन आएगा 13, बचा कितना x, ये ऋण कॉमन लिया तो ये ऋण क्या हो जाएगा धन। 13 का पढ़ा इतनी बार बोलो कि 182 आए, तो कितनी बार बोलना पड़ेगा 13 का पढ़ा 14 बार बराबर 0। तो x धन 14, x धन 14 फिर से कॉमन, x धन 14 और x ऋण 13 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 या ये 0। आगे हम लिख देते हैं x धन 14 बराबर 0 या x ऋण 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा ऋण 14, या x बराबर ये 13 उधर जाएंगे तो धन के 13। तो x के दो मान आए, एक तो ऋण 14 और एक आया 13। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा था, दो क्रमागत धनात्मक, यहाँ पर लिखा था धनात्मक पूर्णांक, पर ये एक तो क्या आया ऋणात्मक, इसलिए इसे हम छोड़ देंगे। x बराबर ऋण 14 को छोड़ने पर, क्यों छोड़ा हमने, क्योंकि ये धनात्मक चाहिए हमको और ये कैसा आ गया ऋणात्मक, तो इसलिए x बराबर क्या मानेंगे हम, x बराबर 13। तो पहली संख्या क्या आ गई, पहला पूर्णांक आया x, इसलिए पहला पूर्णांक क्या था x, तो x का मान कितना आया 13। और दूसरा पूर्णांक क्या था x धन 1, x धन 1, तो x का मान कितना आया 13, तो 13 धन 1 तो कितना होगा 14। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है 13 और 14। ठीक है, तो ये प्रश्न चौथा कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो हम एक समकोण त्रिभुज बना देते, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABC। अब यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर थीटा, तो कर्ण कितना दिया हमें 13 सेंटीमीटर, और क्या दिया समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब ये लंब ऊंचाई इसके आधार से, ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसकी जो ऊंचाई है वो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम आधार मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, इससे 7 कम, मतलब कितना हो जाएगा x ऋण 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अनुसार हल करते हैं, क्या लिखेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज में आधार कितना मान लिया हमने x सेंटीमीटर, तो इसलिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई बराबर आधार से 7 कम, तो कितनी हो जाएगी x ऋण 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना दिया हमें 13 सेंटीमीटर। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब लंब कितना है, मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, x ऋण 7 का वर्ग धन आधार कितना बना x, तो ये x वर्ग, और कर्ण कितना है 13, तो 13 का वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको फार्मूले से खोल दो या 2 बार लिखकर गुणा कर दो, तो हम 2 बार लिख देते हैं। x ऋण 7 धन x वर्ग बराबर 13 का वर्ग कितना होगा 169। अब x का गुणा x में तो कितना हो जाएगा x की घात 2, फिर x का गुणा ऋण 7 में तो कितना होगा ऋण 7x, फिर 7 का गुणा x में तो ऋण 7x, फिर 7 का गुणा 7 में तो ऋण ऋण धन 7 ही 49 धन x वर्ग 169 को इधर लाओ तो 169 बराबर 0। अब इसको हल कर लेते हैं। एक x वर्ग और एक x वर्ग कितना हो जाएगा 2x वर्ग, ऋण 7x और ऋण 7x कितना हो जाएगा ऋण 14x धन, अब यहाँ 49 है और ऋण 169 है, तो बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण लगाएंगे, 169 में से 49 घटा देंगे तो 9 में से 9 तो 0, 6 में से 4 तो 2 और 1 का 1 बराबर 0। अब इसमें देखो इस पूरी समीकरण में 2 से भाग जा रहा है, तो हम लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। अब 2 से भाग देंगे तो यहाँ तो 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा x वर्ग ऋण 2 का पड़ा इतनी बार बोलो 14 है, 2 सती 14 तो 7x ऋण 2 का पड़ा इतनी बार बोलो 12 है, तो 2 छंग 12 और 1 0 ऐसा का ऐसा बराबर 0। अब देखो गुणा करें तो कितना आना चाहिए 60, और जोड़े घटाए तो 7 आना चाहिए। यहाँ एक का गुणा हम 60 में करेंगे, तो गुणा करें तो 60 और जोड़े घटाए तो 7, तो 60 कौन से पाड़े में आता है, देखो 12 के पाड़े में आता है कितनी बार में 5 बार में, 12 पंजे 60 और 5 में से 12 घटा दो तो कितना आएगा 7, वो भी ऋण का। ठीक है, तो इसके अनुसार हल करते हैं। 12 और 5 का गुणा करते हैं तो 12 पंजे 60 और 5 में से जब 12 घटाएंगे तो ऋण 7, तो गुणा करने पे 60 आ रहा है, जोड़ने घटाने पर ऋण 7 आ रहा है, तो इसके अनुसार इसको हल कर लेते। x वर्ग ऐसा ही, यहाँ क्या लिखेंगे 5x ऋण 12x ऋण 60 बराबर 0। इन 2 में से कॉमन, इन 2 में से कॉमन, यहाँ कितना कॉमन आया x, यहाँ कितना बचा x धन 5 तो बाहर, 1 से बाहर तो कितना 5 ऋण 12 और 60 कौन से पाड़े में आता है 12 के पाड़े, यहाँ कितना बचेगा x और ऋण कॉमन लिया तो ये ऋण क्या हो जाएगा धन, 12 का पाड़ा इतनी बार बोलो कि 60 आए, तो 12 पंजे 60 बराबर 0। 1 से धन 5, 1 से धन 5 फिर से कॉमन, तो 1 से धन 5, 1 से ऋण 12 बराबर 0, तो x धन 5 बराबर 0 या x ऋण 12 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 5 या x बराबर 12। ठीक है, अब x क्या माना हमने, आधार माना है। आधार मतलब ये कुछ न कुछ लंबाई है, तो लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम x बराबर ऋण 5 को छोड़ देंगे। हम लिखेंगे x बराबर ऋण 5 को छोड़ने पर, क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। अब इसको छोड़ दिया हमने तो क्या बचा x बराबर 12, इसलिए x बराबर 12। अब x क्या माना था हमने, आधार, तो आधार कितना आ गया, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी आई, ऊंचाई कितनी मानी x ऋण 7, तो x ऋण 7, x का मान कितना 12, तो 12 ऋण 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी थी, तो एक भुजा आ गई 12 सेंटीमीटर और एक भुजा आ गई 5 सेंटीमीटर।
इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 5वां कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपये 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हल करते हैं। क्या ज्ञात करना हमें? निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो ये दोनों मान लेते हैं। माना कि उस दिन निर्मित कुल बर्तनों की संख्या बराबर x। उस दिन निर्मित कुल बर्तनों की संख्या कितनी मान ली? x। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, मतलब हमने माना x, तो x बर्तनों की संख्या के दुगने, तो मतलब x के दुगने से 3 अधिक, तो दुगने से भी 3 अधिक, मतलब यदि हमने उस दिन की बर्तनों की कुल संख्या निर्मित संख्या कितनी मानी x, तो प्रत्येक नग की लागत कितनी आ जाएगी? तो इसलिए प्रत्येक नग की लागत बराबर जितने उस दिन बर्तन बनेंगे उससे उसके दुगने से 3 अधिक, तो कितने माने हमने x, तो x का दुगना कितना होगा? 2x, और इससे भी कितना अधिक? 3 अधिक, तो ये उसकी निर्माण लागत हो जाएगी प्रत्येक नग की। हमने कुल बर्तन मान लिए x, तो प्रत्येक नग की लागत कितनी आ गई? 2x धन 3। अब हमें क्या दिया है कि कुल निर्माण लागत कितनी थी? 90। अब प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत कितनी? 90। अब कुल निर्माण लागत कितनी आएगी? जितने बर्तन बनेंगे और प्रत्येक बर्तन की कीमत, इन दोनों का गुणनफल, तो x और 2x धन 3 का गुणनफल, ये किसके बराबर आ जाएगा? 90 के बराबर। अब इसको हल कर लेते हैं, तो x का गुणा 2x में तो कितना हो जाएगा? 2x वर्ग धन x का गुणा 3 में तो कितना हो जाएगा? 3x ऋण, ये 90 इधर आएगा तो ऋण 90 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो 2 का गुणा 90 में तो 9 दूनी 18, तो कितना? 2 और 90 का गुणा कितना आ रहा है? 180, तो गुणा करें तो 180 आना चाहिए, जोड़ें घटाएं तो 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 180 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 2 9 18, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। अब देखो गुणा करें तो 180 आना चाहिए, जोड़ाएं घटाएं तो 3 आना चाहिए। अब यहाँ से देखो इन तीनों को लो, कितना आ रहा है? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो यहाँ तो आया 12, और ये कितना आया? 3 पंजे 15, तो 12 और 15 का गुणा करते हैं तो आता है 180, और धन का 3 चाहिए, तो 15 में से 12 घटा दो तो कितना आएगा? 3। ठीक है, इसके अनुसार इसको हल करते हैं, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 2x वर्ग ऋण 12x धन 15x ऋण 90 बराबर 0। देखो यहाँ कितना? 3x की जगह कितना लिख दिया? 15x धन का और 12x ऋण का, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3x। अब इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 और x। अब 2 बाहर, x वर्ग में से x बाहर, तो बचा यहाँ x ऋण। अब 2 का बड़ा तिबार बोलो 12 है, 2 छंग 12, और x तो बाहर आ गया धन 15 और 90 कौन से पाड़े में आता है? 15 के पाड़े में, तो 15 बाहर, यहाँ कितना बचा? x ऋण 15 का बड़ा इतनी बार बोलो 90 आए, तो 15 छके 90 बराबर 0।
अब x ऋण 6 इसमें भी, x ऋण 6 इसमें भी, तो x ऋण 6 को कॉमन ले लेते हैं। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 2x धन 15, 2x धन 15 बराबर 0। तो इन दोनों ब्रैकेट का गुणा कितना आ रहा है, 0। तो या तो ये 0 या ये 0। तो हम लिखेंगे x ऋण 6 बराबर 0 या 2x धन 15 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर, ये 6 उधर जाएगा धन का, या 2x बराबर ऋण 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 15/2। ठीक है, तो x के दो मान आए, एक तो आया 6 और एक आया ऋण 15/2। अब x क्या माना हमने, उस दिन निर्मित कुल बर्तनों की संख्या। तो क्या बर्तनों की संख्या ऋणात्मक हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए इसे छोड़ देंगे। x बराबर ऋण 15/2 को छोड़ने पर, क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती। अब x बराबर ऋण 15/2 को छोड़ दिया तो बचा क्या, तो इसलिए x बराबर कितना आया, 6। जब x बराबर 6 तो उस दिन निर्मित कुल बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, अतः उस दिन निर्मित कुल बर्तनों की संख्या बराबर 6। ठीक है, और प्रत्येक नग की लागत, और प्रत्येक नग की लागत बराबर कितनी, 2x धन 3, 2x धन 3। अब x का मान रख दो यहाँ 6, तो 2 गुणित 6 धन 3, तो कितना होगा, 6 दूनी 12 धन 3, तो बराबर कितना आ गया, 15 रुपये। ठीक है, अब कितने बर्तन बने उस दिन, 6 बर्तन, और प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी, 15, तो 15 छके 90, तो कुल लागत कितनी आ जाएगी, 90 रुपये। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 6 समाप्त हुआ। इसी प्रकार ये प्रश्नावली 4.2 भी समाप्त हो गई। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।